हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं जीएम स्कूल ऑफ थॉट से ग़ुलाम मुस्तफ़ा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। तो यहाँ पे आज हम इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसको फर्स्ट वीडियो में होना चाहिए था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से ये थोड़ा सा लेट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेंसेस, और इंशाल्लाह ये टेंसेस हम इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। और आई बिलीव दैट कि आप इजीली, अगर टेंसेस आज तक आपको समझ नहीं आए तो यकीनन आज आपको टेंसेस समझ आ जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता हो कि टेंस होता क्या है। अ टेंस इन ग्रामर इंडिकेट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और स्टेट डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। तो टेंस क्या बताता है आपको? टेंस किसी भी एक्शन का टाइम बताता है कि कोई भी जो काम है वो कब हो रहा है, उस काम के होने का टाइम बताता है। या किसी चीज़ की स्टेट बताता है। स्टेट कैसे बताता है? इट इज़ आ पेन, ये एक पेन है। तो ये इज़ क्या बता रहा है? इज़ बता रहा है कि पेन इस वक्त है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि इट वाज अ गुड वेदर, तो ये भी एक स्टेट बता रहा है, इट वाज अ गुड वेदर। तो ये स्टेट बता रहा है कि मौसम कैसा था। तो ये पास्ट में स्टेट बता रहा है, ये प्रेजेंट में, इनमें एक्शन शो नहीं हो रहा। तो टेंस क्या बताएगा? ये एक्शन के बारे में बताएगा कि वो जो एक्शन हुआ है वो किस टाइम हुआ है, या फिर किसके बारे में बताएगा? स्टेट के बारे में, किसी भी चीज़ की स्टेट के बारे में जो कि उस सेंटेंस में इस्तेमाल की गई होगी। सो इससे आगे चलते हैं। यानी कि कोई भी हम काम करते हैं तो वो काम एक्चुअली दो तीन ज़मानों में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कल किताब लिखी थी। तो अब मैं किस टेंस की बात कर रहा हूँ, किस टाइम की बात कर रहा हूँ जो गुजर गया है। अब मैं कहता हूँ कि मैं सबक पढ़ रहा हूँ, मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो अब मैं किस ज़माने की बात कर रहा हूँ, किस वक्त की बात कर रहा हूँ, किस टाइम की बात कर रहा हूँ? मौजूदा टाइम की, मौजूदा ज़माने की। तो इस ज़माने को क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। इस करंट टाइम को क्या कहेंगे? प्रेजेंट टेंस। और अगर मैं ये कहूँ कि मैं कल एकेडमी जाऊँगा, तो यानी कि अब मैं ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ जो अभी तक नहीं आया, वो इसके बाद आएगा, इस टाइम के बाद आएगा। तो ऐसे टाइम को हम क्या कहेंगे? फ्यूचर टेंस। तो फिर प्राइमरी कितनी टाइप सेंटेंसेस की? तीन। द फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस, इसे उर्दू में क्या कहेंगे? फेल माजी। सेकंड कौन सी टाइप है? प्रेजेंट टेंस। और जो लास्ट है वो कौन सी है? फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब अगर हम थोड़ा सा और स्पेसिफिकली देखें तो ये जो पास्ट है, पास्ट में जो काम है वो दो तीन तरीक़ों से हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि कल मैं इस टाइम पढ़ रहा था। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोला है, ये कल इस टाइम काम जारी था। अब मैं कहता हूँ कि कल इस टाइम मैंने डिनर कर लिया था। तो ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है? कि कल इस टाइम कुछ काम हो गया था, यानी ये काम हो गया था और एक अभी जारी था। इस तरीके से हम टेंस की फर्दर और टाइप्स बनाते हैं। तो कितनी कितनी टाइप्स होगी? फोर। पास्ट की 4 काइंड्स, प्रेजेंट की 4 काइंड्स एंड फ्यूचर की 4 काइंड्स। तो इससे आपने परेशान नहीं होना। इन 4 टाइप्स का जो नेम है वो एक जैसा ही होगा। यानी अगर मैंने पास्ट की काइंड्स लिखनी है तो कैसे लिखूँगा? किसी भी टेंस की जो काइंड्स हैं वो यही होंगी। किसी भी टेंस की जो फर्स्ट काइंड होगी, फर्स्ट टाइप होगी, वो क्या होगी? इनडेफिनेट टेंस। सेकंड काइंड कौन सी होगी? कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड काइंड कौन सी होगी? परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, कंप्लीट। एंड लास्ट काइंड कौन सी होगी? हर टेंस की जो लास्ट काइंड है वो कौन सी होगी?
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये तो इजी हो गए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनकी कॉपी बना लूँ। तो इनको देखें, ये मैंने इधर भी लिख देता हूँ। चलें ये इधर नीचे लिख देते हैं। ऐसा क्यों किया मैंने, रीज़न क्या है कि मैंने क्या बताया आपको कि हर टेंस की जो 4 काइंड हैं वो यही होती हैं। अब अगर कोई आपसे पूछे कि पास्ट की 4 काइंड कौन सी हैं, तो अब ये जो पहले इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है इसके पीछे क्या लिख लें, पास्ट। तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। कंटिन्यूस के पीछे पास्ट लेके तो ये बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट के पीछे लेके तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कंटिन्यूस के पीछे लिखेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब अगर कोई आपसे फ्यूचर की प्रेजेंट की काइंड पूछे, तो इन्हीं 4 के पीछे आप पास्ट की जगह क्या लिख लें, प्रेजेंट। क्या बन जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लाइकवाइज अगर आपने फ्यूचर की 4 काइंड लिखनी है तो वो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेजेंट को काट के आप फ्यूचर लिख दें। चलिए मैं वो भी आपके लिए लिख देता हूँ। तो फ्यूचर की पहली काइंड क्या बनेगी, यस। इंडेफिनिट के पीछे क्या लगा देंगे आप, फ्यूचर। क्या बन जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये 4 काइंड हो गई। अच्छा ये नीचे चला गया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कोई आपसे पूछे कि टेंस की बेसिक काइंड्स कितनी, तो आप क्या कहेंगे कि बेसिक टाइप्स, प्राइमरी टाइप्स 3 हैं, लेकिन जो टोटल है वो कितनी है, टोटल 12 हैं, क्योंकि हर टेंस की आगे 4 और काइंड्स भी होती हैं। तो देयर आर 3 प्राइमरी काइंड्स ऑफ टेंसेस एंड 12 टोटल काइंड्स। ये इजी है, अब इनके नाम याद करना इजी है, क्योंकि आप क्या करें, आप फॉर जस्ट ये नेम याद कर लें, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप इनके पीछे पास्ट लगाएंगे तो ये पास्ट की जो 4 काइंड्स बन जाएगी। आप पास्ट को काट लें और फिर प्रेजेंट लगाएं, पास्ट की जगह पे क्या आ जाए, प्रेजेंट, तो वो प्रेजेंट की 4 काइंड्स बन जाएगी। आप प्रेजेंट को काट के फ्यूचर लगाएं तो वो फ्यूचर की 4 काइंड्स बन जाएंगी। तो ये 12 इनकी नेम याद करना बहुत 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 ईजी है। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। टेंस की डेफिनेशन हो गई, उसकी पहले प्राइमरी टाइप्स हो गई। इधर क्या लिखना चाहिए, ये कौन सी टाइप्स हैं, प्राइमरी टाइप्स। प्राइमरी को आप बेसिक भी कह सकते हैं, प्राइमरी टाइप्स या बेसिक टाइप्स। और ये नीचे टोटल टेंसेस हो जाएंगे। ओके, अब टेंस में एक और चीज़ यूज़ होती है, टेंस से किसी भी टेंस का हम जो सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट यूज़ होगा, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। अब नेक्स्ट है कि किसी भी टेंस की आप पहचान कैसे करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो 4 टेंसेज हैं। मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ये कौन सा टेंस है, इन 12 में से ये कौन सा है। तो टेंस की जो पहचान है वो कैसे होती है, टेंस की पहचान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो आपने एक सेंटेंस याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान होती है, ठीक है ना।
नेम क्या शो कर रहा है? हेल्पिंग 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 का क्या मतलब है? हेल्प करना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या होता है? ऐसा वर्ड जो एक्शन शो करता है, जो किसी भी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। तो अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ताकि आपको वर्ब का पता हो, आपको नाउन का पता हो, आपको प्रोनाउन का पता हो। ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्प का क्या मतलब है? मदद करना। किसकी मदद करना? वर्ब की। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो टेंस की पहचान करने में वर्ब की मदद करता है। हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि ये कौन सा टेंस है। दे आर यूज, डेफिनेशन क्या हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब की? दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ टेंस। ये किसी भी टेंस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। आइडेंटिफाई अ टेंस, हेल्पिंग वर्ब से टेंस की पहचान होती है। मैं कोई भी सेंटेंस बोलूं तो आपको कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब को देख के पता चलेगा ये कौन सा टेंस है। ओके, तो फिर हेल्पिंग वर्ब होते कौन कौन से? इस ऑर्डर में आप याद कर लें। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल। नेक्स्ट, डू, डज, डिड। तो एटलीस्ट आपको टेंथ समझने के लिए ये हेल्पिंग वर्ब याद हो, और आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो कि कोई भी काम करें तो उसको मुकम्मल तरीके से, कंप्लीट तरीके से करें। किसी भी चीज़ को छोड़ेंगे तो टेंसेस की आपको समझ नहीं आने वाली। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से होंगे? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड। इसके साथ कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जिन्हें मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। कौन कौन से? वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। ये 6 वर्ड्स, 6 एंड यस, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। तो हेल्पिंग वर्ब में पूछूं कि कौन कौन से हैं, तो आपने क्या बोलना है? इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, डू, डज, डिड, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड। ये जो लास्ट वाली लाइन है इन्हें मॉडल वर्ब भी कहा जाता है। मैं कहता हूँ ही इज़ गोइंग टू होम, ही इज़ गोइंग होम। तो कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? इज़ से। अब आपको पता हो कि इज़ किस टेंस में यूज़ होता है? इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस में यूज़ होता है। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब बताया हुआ कि वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी काम करने या होने को ज़ाहिर करता है। वर्ब किसी भी एक्शन को शो करता है। वर्ब इज़ अ वर्ड विच शोज एक्शन। ये किसी भी काम के करने या होने को ज़ाहिर करता है। इसकी फॉर्म्स बनती हैं कैसे? जैसे कि प्ले, ही इज़ राइटिंग अ बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हर वर्ड के बारे में क्लियर हो कि ग्रामेटिकली क्या चीज़ है, प्रोनाउन, इज़ क्या चीज़ है, हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, वर्ब है, ए क्या है, आर्टिकल है, और बुक क्या है, नाउन है। ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझाया हुआ है। तो राइटिंग क्या शो कर रहा है? राइटिंग एक्शन शो कर रहा है। जब मैं कुछ लिखूंगा तो मेरे हैंड्स मूव करेंगे। तो जो एक्शन वर्ड होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की फॉर्म्स बनती हैं राइट, रोट, रिटन। ये किसी भी काम के करने या होने के बारे में बताता है कि कौन सा काम हो रहा है। तो राइटिंग क्या शो कर रहा है कि क्या हो रहा है? राइटिंग हो रही है। तो इसकी फॉर्म्स बनती हैं। फॉर्म्स आपको याद रखना पड़ेंगी। ओके, तो ये फॉर्म्स मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लिए हुए, आप पहले इनको देख लें, 10 सेकेंड्स के लिए देख लें। बी, was, were, been, beat, beaten, become, became, begin, began, begun, bent, bent, bet, bet, bid, bid, build,
बिड का क्या मतलब होता है? बोली देना। जैसे फॉर एग्जांपल आईपीएल होती है तो वहाँ पे प्लेयर्स की बोली दी जाती है तो उसे बिड कहेंगे। बाइट काटना, बिट बिटन। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट। बाय खरीदना, बॉट बॉट। खैच खाट खॉट। डिग डग डग। डू डिड डन। फाइट फॉट फॉट। फाइंड फाउंड फाउंड। फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन। फॉरगिव फॉरगेव फॉरगिवन। फ्रीज फ्रोज फ्रोजन। गिव गेव गिवन। गो वेंट गॉन। ग्रो ग्रीव ग्रोन। हैव हैड हैड। हियर हर्ड हर्ड। हिट हिट हिट, ये तीनों सेम होती हैं। होल्ड हेल्ड हेल्ड। हर्ट हर्ट हर्ट। कीप kept kept। नो न्यू नोन। लीव लेफ्ट लेफ्ट। मीट met met। पे पेड पेड। put रीड रेड रेड। ये जो सेकंड फॉर्म है रीड की, इसमें देखें स्पेलिंग सेम है, वही वाले हैं, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? रेड। थर्ड भी ऐसे ही है, स्पेलिंग सेम है लेकिन पढ़ने का ज़रा स्टाइल डिफरेंट होगा, इसे रेड पढ़ेंगे। रीड रेड रेड। रिंग रैंग रंग। सेल सोल्ड सोल्ड। सेंड सेंट सेंट। ये फॉर्म्स हैं वर्ब की। तो ये एक्शन को शो कर रहे हैं। कोई भी वर्ड ले लें आप। मीट मिलना, किसी को मिलेंगे तो फिज़िकल एक्शन होगा। पे करेंगे तो उधर फिज़िकल एक्शन होगा। ये बता रहे हैं कि कौन सा काम हो रहा है। रिंग का मतलब है घंटी बजाना, तो ये वर्ब होता है। ठीक है जी, तो वर्ब भी क्लियर हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी, और टेंस भी, टेंस की टाइप्स भी। अब फर्दर यू शुड नोट दैट कि सब्जेक्ट क्या होता है। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सब्जेक्ट क्या होता है। ऐसा वर्ड जो एक्शन जो काम करने वाले के बारे में बताता है। द एक्शन परफॉर्मर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे। वो काम करने वाला बंदा भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है। कैसे? मशीन इज़ वर्किंग, तो कौन सी चीज़ काम कर रही है? मशीन। तो मशीन यहाँ पे क्या हो गया? सब्जेक्ट। ओके, इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। इज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया। इज़ वर्किंग काम पर, या आप लिख लें ऑन द क्लोथ्स, कपड़ों पर काम कर रही है। तो मशीन यहाँ पे वर्क किस चीज़ पर कर रही है? इज़ वर्किंग ऑन द क्लोथ्स। तो क्लोथ्स पर काम किए जा रहा है। जिस चीज़ पर काम किए जा रहा हो उसे हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहेंगे और जिस चीज़ पर काम किए जा रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। 12 टेंसेज हैं, तो सबसे पहला टेंस कौन सा है? द फर्स्ट वन इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसी भी चीज़ के बारे में हमें, किसी भी काम के बारे में हमें बताता है। ये किसी भी ऐसे काम के बारे में बताता है जो ज़माने करीब में हुआ हो, जो करीब वाले गुजरे हुए ज़माने में हुआ हो। जैसे मैंने क्रिकेट खेली, वो स्कूल गया, हमने अपना काम मुकम्मल किया। तो इसमें पहचान क्या होगी? जो उर्दू का सेंटेंस होगा उसके आखिर में क्या आएगा? अलिफ, ये छोटी जे और या बड़ी जे, ये उर्दू में पहचान होगी। जुमले के आखिर में आएगा अलिफ, छोटी जे या बड़ी जे। ठीक है, तो हर जो टेंस होगा उसमें हम 3 किस्म के सेंटेंसेस बनाया करेंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले कौन से सेंटेंसेस होंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का क्या मतलब होता है? मुस्बत। अफर्मेटिव
सेंटेंसेस बनाने का तरीका। तो क्या तरीका है जी? फार्मूला लिखना पड़ेगा। फार्मूले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो पहले मोस्टली सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। और लास्ट में आपने सिंपली क्या लगा देना है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। वेरी वेरी इजी। कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं? उसने खाना खाया। तो ये उर्दू का सेंटेंस है। इस सेंटेंस की लास्ट में क्या आ रहा है? खाया। खाया के आखिरी एक सिंगल क्या है इसमें से? लेटर अलिफ। तो अलिफ देखिए यहाँ पर है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है? इंग्लिश बनाने के लिए आपने जस्ट और जस्ट फार्मूले को फॉलो करना है। जो फार्मूला है वो आपने पुट कर देना है। फार्मूला क्या कह रहा है कि क्या लगाएं? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे खाना खाने वाला कौन है? उसने। उसने को क्या कहते हैं? ही। सेकंड फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है? खाया। तो खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म इज एट। ही एट। ऑब्जेक्ट, उसने किस चीज़ पर काम किया? खाने पर। तो खाने को इंग्लिश में कहते क्या है? मील। ही एट मील। देखिए इसमें क्या डिफ़िकल्टी है? एक्सट्रीमली इजी। हमने एक और सेंटेंस, हमने क्रिकेट खेली। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो गया? काम करने वाला कौन है? हम की इंग्लिश क्या होती है? वही। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, काम कौन सा हो रहा है? खेलना। खेलने की इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्ले। प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई, बट वी नीड सेकंड फॉर्म, तो इसकी आखिर में क्या लग जाएगा? ईडी। वी प्लेड, हमने किस पे काम किया? क्रिकेट पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा बन जाएगा क्रिकेट। वी प्लेड क्रिकेट। कोई और सेंटेंस बना दें। मैंने क्लास को पढ़ाया। अभी हम बहुत बेसिक सेंटेंसेस ले रहे हैं, लेकिन बेशक सेंटेंस लेंथी भी हो जाए, आप फार्मूले को फॉलो करेंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा। मैंने, क्या इंग्लिश होती है? मैंने की। आई। काम मैंने क्या किया? पढ़ाया। पढ़ाने को टीच कहते हैं, और टीच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टॉट। आई टॉट। आई टॉट द क्लास। कोई भी सेंटेंस लें, फार्मूला देखें और उसकी इंग्लिश बन जाएगी। एक और सेंटेंस देखें। उन्होंने डिनर की जगह पर या रात के खाने की जगह पर पिज़्ज़ा खाया। पिज़्ज़ा को इंग्लिश में पिज़्ज़ा कहते हैं। पिज़्ज़ा खाया। तो देखिए सेंटेंस थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे घबराना नहीं है। आपने फार्मूले से पूछना है फार्मूला क्या कहते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है कि क्या लगाएं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? उन्होंने। उन्होंने की इंग्लिश क्या है? दे। दे। सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, काम कौन सा किया? लास्ट में लिखा हुआ है खाया। खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट और सेकंड क्या है? एट। दे एट। रात के खाने को क्या कहते हैं? डिनर कहते हैं। लेकिन उन्होंने खाया क्या? उन्होंने पिज़्ज़ा खाया, तो दे एट पिज़्ज़ा। किसकी जगह पर? रात के खाने की जगह पर। रात के खाने को डिनर कहते हैं, तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा? फॉर डिनर। लेकिन सेंटेंस बन गया। मैंने जस्ट फार्मूले को फॉलो किया, मुझे किसी किस्म का कोई सेंटेंस याद नहीं है।
आप भी फार्मूले को फॉलो करेंगे, आप ये सेंटेंसेस बना लेंगे। उसने, या चलें एक और सेंटेंस लिख लें, काशिफ ने कल बास्केटबॉल खेले। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? काशिफ। काम कौन सा किया? खेलना। खेलने की इंग्लिश प्ले, सेकंड फॉर्म क्या बनेगी? प्लेट। काशिफ प्लेट व्हाट? बास्केटबॉल। कब? यस्टरडे, पिछले दिन। ये बन जाएगा यस्टरडे। काशिफ प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे। ओके जी, अब हम क्या बनाएंगे? पहले थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अब नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीके? ये टेंस आपको समझ आ जाएगा तो सारे समझ आ जाएंगे, क्योंकि सबके रूल्स एक जैसे हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का फार्मूला या तरीका। नेगेटिव में देखें, उसने काम किया, नेगेटिव क्या बनेगा? उसने काम नहीं किया, तो जस्ट नहीं का लफ्ज़ आ गए, तो और तो कोई चेंज नहीं आई, तो स्टार्ट में इधर भी क्या लगेगा? सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस में याद रखना हमेशा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। जब भी नेगेटिव बनाने लगो आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस टेंस में यहाँ पर देखें सेकंड फॉर्म नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हमें कोई ना कोई और लगाना पड़ेगा। तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं। ओके, और उसके बाद हम एक एडवर्ब लगाते हैं नॉट, नेगेटिव करने के लिए। यहाँ पर आपने एक और काम करना है, आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ये याद रखना है। बहुत सारे टेस्ट में ऐसा होता है कि उन्होंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिया होता है और आपने नेगेटिव बनाना होता है पास्ट एंड डेफिनेट का, तो बच्चे क्या करते हैं? डिड नॉट तो लगा देते हैं, लेकिन आगे अगर रोड लिखा हुआ है तो वो रोड लिख देते हैं, टॉट लिखा हुआ है तो टॉट लिख देते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है। आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फर्स्ट फॉर्म में। और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में ऑब्जेक्ट ही आएगा। क्लियर है? देखें पहले वाला सेंटेंस देख लें। अब उर्दू में मैंने लिख ला, चलें 2-3 सेंटेंस मैं लिख भी देता हूँ। पहले क्या था? उसने खाना खाया, नेगेटिव क्या बन जाएगा? उसने खाना नहीं खाया। उसने खाना नहीं खाया। सब्जेक्ट क्या है? उसने ही के बाद आगे फार्मूला क्या कह रहा है? क्या लगाएं? डिड नॉट। तो आप इसमें बगैर सोचे डिड नॉट लगा दें, क्योंकि फार्मूला कह रहा है ही डिड नॉट। आगे फर्स्ट फॉर्म, खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट। ही डिड नॉट ईट, खाने को क्या कहेंगे? मील। ही डिड नॉट ईट मील। इधर क्या था? ही एट मील। एट को मैंने किस में कन्वर्ट किया? ईट में, और उससे पीछे मैंने डिड नॉट लगा दिए, तो क्या बन गया? ही डिड नॉट ईट मील। एक और, मैंने क्लास को पढ़ाया, तो नेगेटिव क्या बनेगा? मैंने क्लास को नहीं पढ़ाया। सेंटेंस बनाएं। आई, क्या लगाना चाहिए मुझे? यस, हेल्प में वर्ब वही लगेगा जो लिखा हुआ है फार्मूले में, आई डिड नॉट। टॉट को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वी नीड फर्स्ट फॉर्म in नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डिड नॉट टीच, और आगे ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? आई डिड नॉट टीच द क्लास। सो इजी। ओके, अब ऊपर एक और सेंटेंस था, हमने क्रिकेट खेली, वही प्लेड क्रिकेट। नेगेटिव क्या बनेगा? हमने क्रिकेट नहीं खेली, हमने वी के बाद डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म
तो प्लेड की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है। वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखो, दे एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर। नेगेटिव क्या बनेगा? दे डिड नॉट। डिड नॉट नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हमेशा लगेगा। दे डिड नॉट, उधर एट लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने एट को कन्वर्ट करना है फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा? दे डिड नॉट ईट पिज़्ज़ा। बहुत ईजी है। तो पास्ट इंडेफिनिट के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वहाँ पे क्या लग रहा यूज़ हो रहा था? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगी सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के। सेकंड फॉर्म का जस्ट एक काम है, और वो काम क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगी। ओके, नेगेटिव बनाने में क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और आखिर में वही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। कुछ इधर से डायरेक्ट मैं आपको बता देता। काशिफ प्लेड बास्केटबॉल येस्टरडे। अब खुद से बनाने की कोशिश करें ना, क्या बन जाएगा? काशिफ डिड नॉट प्ले बास्केटबॉल येस्टरडे। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। लास्टली कौन से रह गए? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई सवाल किया जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंस मैंने आपको बताया हुआ कि सेंटेंस वर्ड का ऐसा कम्बिनेशन होता है कि जिससे आपको कंप्लीट सेंस पता चल जाता है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या फार्मूला है? याद रखना, जब भी आपने किसी भी सेंटेंस का, किसी भी टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले आएँ। तो हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में कौन सा यूज़ हो रहा था? डिड। तो डिड आ जाएगा स्टार्ट में। डिड। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा आपने यूज़ करना है सब्जेक्ट, और फिर फर्स्ट फॉर्म में लगेगी, सेकंड फॉर्म जस्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म लास्ट में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आपको नज़र आएगा, प्लस क्वेश्चन मार्क आपने लगाना नहीं भूलना क्योंकि सवाल किया जा रहा है। ओके, सो पहला सेंटेंस देख लें, वी एट मील। तो अब सवाल कैसे बनेगा? हमने खाना खाया, सवाल ऐसे बनेगा, क्या हमने खाना खाया? क्या हमने? तो सबसे पहले फार्मूला क्या कह रहा है कि आप लगा दें डिड प्लस सब्जेक्ट क्या कौन है? हम की इंग्लिश क्या है? वही। आगे फर्स्ट फॉर्म खाया, खाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ईट। डिड वो ईट, और खाने को क्या कहते हैं? मील, क्वेश्चन मार्क। क्या हमने खाना खाया? डिड वो ईट मील। कोई और सेंटेंस ले लें, मैंने क्लास को पढ़ाया। क्या मैंने क्लास को पढ़ाया? यस। पहले हमेशा इंटरोगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव के स्टार्ट में क्या लगेगा? डिड। मैंने, सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। डिड आई। फर्स्ट फॉर्म वर्ब की बनती है। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? टीच। ऊपर क्या था? टॉट। डिड आई टीच, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्लास। डिड आई टीच द क्लास, इंटरोगेटिव मार्क। एनी अदर सेंटेंस? उन्होंने रात के खाने की जगह पर पिज़्ज़ा खाया। तो आप इसको इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें, क्या उन्होंने रात के खाने की जगह
पिज़्ज़ा खाया। क्या बन जाएगा? फार्मूला क्या कह रहा है, क्या लगाएं? डिड। फार्मूले से डेविएट नहीं करना, जो फार्मूला कहे वही आपने लगाना है, अदरवाइज सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। फार्मूला कह रहा है डिड लगाएं, मैंने लगा दिए। फार्मूला अगला वर्ड क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट। क्या? उन्होंने की क्या इंग्लिश होती है? दे। डिड दे। आगे फर्स्ट फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है? खाना। खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। डिड दे ईट? क्या ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पिज़्ज़ा। और रात के खाने की जगह पर डिड दे ईट पिज़्ज़ा फॉर डिनर? तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्या फार्मूला है? अगेन देख लें। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक स्ट्रक्चर्ड वे से टेंसेस को लेकर चलूँगा, आपको बड़ी इजीली ये समझ आ जाएंगे। ओके, अब कोई और सेंटेंसेस रह गए हैं तो हम वो समझ लेते हैं। वी प्लेड क्रिकेट। सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? डिड। डिड वी प्लेड को कन्वर्ट करेंगे किस में? प्ले में, फर्स्ट फॉर्म में। डिड वी प्ले क्रिकेट? दे एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर, ये हो गया है। काशिफ प्लेड बास्केटबॉल यस्टरडे। क्या बनेगा? डिड काशिफ प्ले बास्केटबॉल यस्टरडे? तो ये पहला टेंस हो गया, कौन वाला? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगा देंगे और सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे? जो डिड होगा उसको उठा के स्टार्ट में रख देंगे और सेकंड में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये किस किस्म के जुमले होंगे? ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में, उर्दू के आखिर में अलिफ छोटी जी या बड़ी जी आएगी। मैं पढ़ाने के लिए गया, उसने मेरे लिए खाना तैयार किया, हम स्कूल में पढ़ने के लिए गए। तो देखें ना, इनके आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ या छोटी जी या बड़ी। बास्केटबॉल खेले के आखिर में छोटी जी, खाया के आखिर में अलिफ, पढ़ाया के आखिर में अलिफ, फिर इस तरह खेले के आखिर में अलिफ। ओके जी, सेकंड नंबर पे है। यस बोले, कौन सा होगा सेकंड? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट पेज स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम सारे इंडेफिनिट के पढ़ेंगे, फिर कॉन्टिन्यूस की, फिर परफेक्ट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसमें उर्दू में क्या पहचान होगी? उधर तो अलिफ छोटी जी या बड़ी जी, यहाँ पर कैसे पता चलेगा? जब हम अपनी नेशनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो कैसे पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो उर्दू जुमले के आखिर में क्या आएगा? ता है, ती है, ते हैं, या ती हैं, या ते हो। मैं स्कूल जाता हूँ, वो अपना काम करती है, हम क्रिकेट खेलते हैं। आप क्या क्या लगाएं? आप स्कूल जाते हो, तो देखिए जाते हो आगे, ये वाले वर्ड जो होंगे ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपको नज़र आते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस प्रेजेंट में ये जो टाइम गुज़र रहा है, इस टाइम में किसी हैबिट को शो करता है। ये किसी ऐसे काम के बारे में बताता है जो डेली बेसिस पर हो। अब देखें ना, हम डेली बेसिस पे नमाज़ पढ़ते हैं, रेगुलर रूटीन है, उसके लिए ये प्रेजेंट डेफिनेट, कैसे हम नमाज़ पढ़ते हैं। और कोई और रेगुलर काम, सूरज सुबह सवेरे मशरिक़ से निकलता है, सूरज शाम को मगरिब की जानिब उभरता है, ग़ुरूब होता है। इसके अलावा बच्चे सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं, वो कपड़े धोती है। ये लेकिन हैबिट्स को शो कर रहा है। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो होता है मौजूदा वक्त में, मौजूदा टाइम में किसी भी हैबिट को शो करता है, पंक्चुअलिटी को शो करता है।
ओके, नेक्स्ट है कि इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका क्या है। वेरी इजी, जिस तरह पास्ट इंडेफिनिट का था ये भी उसी से मिलता जुलता होगा। देखते हैं कैसे। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका, आप जिसमें स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको फॉलो करें, आपको टेंसेस नहीं भूलेंगे। लास्ट में एक टेबल बनवाऊँगा टेंसेस का, तो आपको वहाँ से भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, सो आप बिलीफ रखें, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। कोई भी काम करने से पहले आपको बिलीफ होना चाहिए ख़ुद पे और उस काम पे कि ये काम मैं कर लूँगा। तो क्या फार्मूला है जी, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये तो हमेशा लगेगा किसी भी टेंस में, प्लस यहाँ पे लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में क्या यूज़ करेंगे आप, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का भी हम कुछ एडिशन करते हैं, वो मैं कुछ देर के बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं कहता हूँ वो स्कूल, या चलें वो की बजाय मैं लिखता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, आई, फर्स्ट फॉर्म जाने की क्या बन जाए, आई गो, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, टू स्कूल। अब अगर यहाँ पर कोई और लड़का हो जाता है तो क्या बन जाएगा, वो स्कूल जाता है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट की जगह पर ही, नेक्स्ट फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू स्कूल। लेकिन ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है, गोज़। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये क्या बात हुई, एक ही टेंस है और बात भी एक ही हो रही है। पिछले वाले सेंटेंस में आपने आई के साथ गो लगाया है, ई के साथ गोद लगाया है, ये क्या बात हुई, ये तो फेयर नहीं है। तो रीज़न क्या है, अब रीज़न मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो, ठीक है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं आपको बहुत बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ आ जाएं। जब, ओके, लेट मी गिव 5 सेकंड ताकि मैं ये लिख लूँ, अदरवाइज़ यहाँ पे इस तरह टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ रूल्स लिखे हैं। रूल नंबर 1, जब सेंटेंस के शुरू में ही, शी, इट या आई के अलावा कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा किया जाता है। एस ई एस कहाँ पे लगाया जाएगा, वर्ब के आखिर में। कब, जब सेंटेंस के स्टार्ट में जो सब्जेक्ट हो वो क्या हो, ही हो, शी हो, इट हो, या कोई सिंगुलर नाउन हो। लेकिन आई भी सिंगुलर है, लेकिन आई की एक्सेप्शन है, आई होगा तो एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन ये होगा कि सर वर्ब के आखिर में एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। तो अब इसके लिए रूल नंबर 2 है, अगर वर्ब के आखिर में ये वाले लेटर्स आ जाएं, एस एच, सी एच, ओ एच भी होता है, यहाँ पर मैंने लिखा ओ एच, ओ एक्स, डबल एस, एस ओ एक्स, इनमें से कोई भी लेटर आ जाए तो ई एस का इजाफा करेंगे, वरना सिर्फ एस का इजाफा करेंगे। रूल नंबर 3, आई, वी, यू, दे, ये प्लूरल हैं, या प्लूरल नाउन के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, सिंगुलर के साथ होता है। तो आई होप कि यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। वो कपड़े धोती है, तो यहाँ पर वेमन की बात की जा रही है, तो वो शी, तो क्या लिखा हुआ है रूल में कि अगर जुमले के स्टार्ट में शी आ गया तो वर्ब के साथ, वर्ब के आखिर में एस या एस का इजाफा होगा। रूल फार्मूला क्या था सब्जेक्ट के बाद, यहाँ पर देखें फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट काम कौन सा हो रहा है, धोना, धोने की फर्स्ट फॉर्म होती है वाश। तो पहले तो ये डिसाइड करें एस या एस लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि स्टार्ट में शी आ गए।
क्या लगेगा, वाश के लास्ट वाले 2 लेटर्स कौन से हैं, एस एच। अगर आप रूल नंबर 2 में देखें तो एस एच यहाँ पर सेकंड नंबर पे प्रेजेंट है। तो फिर किसका इजाफा करेंगे, किसका एडिशन करेंगे, ई एस का। शी वॉशेस किस चीज़ पे वो काम करती है, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है। शी वॉशेस द क्लोथ्स। अहमद नमाज पढ़ता है। यहाँ पर एक नाउन आ गया है लेकिन ये एक बंदे का नाम है तो सिंगुलर है। सिंगुलर है तो एस और ई एस का इजाफा होगा। अहमद नमाज पढ़ता है। नमाज पढ़ने को क्या कहते हैं, से भी कहते हैं, आफर भी कहते हैं। चलिए मैं से लिख देता हूँ, से के आखिर में वाई है। वाई देखें रूल नंबर 2 में ये जो लेटर्स हैं कहीं भी नहीं है तो अभी एस नहीं लगेगा। क्या किसका इजाफा करेंगे, एस का। तो अहमद सेज नमाज पढ़ता है। अहमद सेज इज़ प्रेयर, या सिर्फ प्रेयर लिखते हैं, सेज प्रेयर। मैं दोपहर को खाना खाता हूँ, मैं आई। रूल नंबर 1 में बताया गया है कि सिंगुलर नाउन अगर स्टार्ट में आ जाए लेकिन वो आई नहीं होना चाहिए। अगर आई होगा तो एस ई एस का इजाफा नहीं होगा। मैं क्या करता हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना, ईट। तो एस ई एस का इजाफा होना नहीं है, स्टार्ट में आई आगे। आई ईट, मैं खाना खाता हूँ। आई ईट द मील, कब, दोपहर को। दोपहर को क्या कहते होते हैं, नून। आई ईट द मील एट नून। वेरी सिंपल। यानी देखिए ना मैं क्या यहाँ पर लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ कि मैं फार्मूले को देख रहा हूँ और फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं जो फार्मूला कहता है मैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ तो सेंटेंस बन के मेरे सामने आ जाते हैं। मुझे किसी किस्म की कोई एफ़र्ट नहीं करनी पड़ रही। वो बैंक में काम करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वो करते हैं, यहाँ से पता चल रहा है एक से ज़्यादा है तो दे। वर्ब की देखें एस ई एस का इजाफा करेंगे या नहीं, दे ये प्लूरल है तो नहीं करेंगे। दे वर्क, फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे, ऑब्जेक्ट क्या है, बैंक। दे वर्क इन बैंक। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस हो गए। नेक्स्ट कौन से सेंटेंसेस आएंगे, यस टेल मी। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका है, नेगेटिव में हम क्या करते हैं कि जो बात हम पॉजिटिव में करते होते हैं नेगेटिव में उस बात की हम नफ़ी कर देते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पिछले टेंस में क्या बताया था कि नेगेटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट ही आता है लेकिन उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो प्रेजेंट में 2 हेल्पिंग वर्ब लगते होते हैं, डू और डज। या डू लगेगा या डज लगेगा, लेकिन इसके बाद क्या लगाते हैं, नॉट। तो या डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और इस फर्स्ट फॉर्म के साथ अब हम एस ई एस नहीं लगाएंगे और लास्ट में क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू नॉट या डज नॉट। अब हम डू नॉट कब लगाएंगे और डज नॉट कब लगाएंगे, देखें बहुत ईजी है। वो सेंटेंसेस जिनमें एस ई एस का इजाफा नहीं किया तो उनके साथ डू नॉट लगाएंगे। जैसे कहाँ पे नहीं किया, आई के साथ हमने नहीं किया, आई ईट, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू नॉट। दे के साथ नहीं किया, दे वर्क, तो ये क्या बन जाएगा, दे डू नॉट। लेकिन शी के साथ की है, शी वॉशेज, तो ये क्या बन जाएगा, शी डज नॉट। यानी कि जिसके साथ एस ई एस का इजाफा किया है हम भी उसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जिसके साथ एस या ई एस है। तो डज के साथ है तो हम उसके साथ डज लगाएंगे। जहाँ पे एस ई एस नहीं है तो हम भी वहाँ पे एस हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कि जिसके साथ एस ई एस नहीं है, यानी कि क्या लगेगा, डू नॉट। तो पहला सेंटेंस जी, चलें पहला इजी है, दूसरा कर लें।
ओके, फर्स्ट ही कर लें। वो कपड़े धोती है। वो फीमेल की बात की जा रही है तो शी आ जाएगा, शी। नेक्स्ट क्या लगाना है, फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला कह रहा है कि आप हेल्पिंग वर्ब लगाएं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कौन से वाला, डू नॉट या डज नॉट। जैसे शी के साथ एस ई एस का इजाफा होता है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज नॉट, शी डज नॉट। आगे फर्स्ट फॉर्म हमारा जो इधर देखें अफर्मेटिव सेंटेंस था उसमें क्या था, वॉशेस, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव में ई एस हटा देंगे तो पीछे क्या बच जाएगा, वॉश। शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। ओके, नेक्स्ट वन, अहमद नमाज पढ़ता है। यहाँ पर सॉरी नेगेटिव था, यहाँ पर क्या आएगा, वो कपड़े नहीं धोती है। अहमद नमाज नहीं पढ़ता है। क्या बन जाएगा, अहमद। अहमद के साथ सामने देखें सेज, आखिर में एस लगाया था, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अहमद डज नॉट, डज नॉट सेज, आर्ट की क्या बन जाएगा, से, डज नॉट से हिज प्रेयर। कैसे करें, इसको नेक्स्ट लाइन पे हम लिख देते हैं, हिज प्रेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं दोपहर को खाना खाता हूँ, तो नेगेटिव क्या बनेगा, मैं दोपहर को खाना नहीं खाता हूँ। फार्मूला यूज़ करें, सब्जेक्ट मैं, आई के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं करते तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यस, आई डू नॉट, आई डू नॉट। आगे फर्स्ट फॉर्म, खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ईट, आई डू नॉट ईट मील, कब, दोपहर को, एट नून। वही सेंटेंस रहा है, मैंने जस्ट इसमें डू नॉट का एडिशन कर दिए। लास्ट क्या है, वो बैंक में काम नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो फार्मूला को यूज़ करें, वो एक से ज़्यादा हैं क्योंकि लास्ट में लिखा हुआ है नहीं करते हैं, तो ज़्यादा हैं तो वो की क्या ट्रांसलेशन हो जाती है, दे के साथ एस सी एस का इजाफा नहीं करें, दे डू नॉट। फर्स्ट फॉर्म बैंक में काम, वर्क, दे डू नॉट वर्क इन बैंक। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए। आई डोंट थिंक कि आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट क्या है जी, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई क्वेश्चन किया जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। तो क्या कहा हुआ है कि किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करें, हेल्पिंग वर्ब को उठा के स्टार्ट में ले आएं। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में कौन से यूज़ हो रहे हैं, डू या डज, डू या डज। आगे प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस सी एस यहाँ पर भी नहीं लगेगा, यानी कि एस और ये सिर्फ कहाँ लगेगा, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। प्लस फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना मत भूलिए। वो कपड़े नहीं धोती है, इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वो कपड़े धोती है, यानी कि यहाँ से पहला सेंटेंस लेना, शी वॉशेस द क्लॉथ। नेगेटिव क्या बनेगा, शी डज नॉट वॉश द क्लॉथ। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, सबसे पहले फार्मूला क्या कह रहा है, क्या लगाएं, डज या डू। वो शी आ गया तो शी के साथ डू नहीं लगेगा, क्या लगेगा, डज, डज।
आगे क्या कह रहा है फार्मूला, सब्जेक्ट डज शी फर्स्ट फॉर्म, धोने की फर्स्ट फॉर्म वॉश, और ऑब्जेक्ट डज शी वॉश द क्लॉथ्स, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। सेंटेंस नंबर 2, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4। अहमद नमाज पढ़ता है। क्या अहमद नमाज पढ़ता है? अभी भी एक बंदा सिंगल है, ही है, सॉरी अहमद है, तो उसके साथ डज आ जाएगा। डज अहमद फर्स्ट फॉर्म से, डज अहमद से हिज प्रेयर, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। सेंटेंस नंबर 3, मैं दोपहर को खाना खाता हूँ। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? क्या मैं दोपहर को खाना खाता हूँ? मैं, आई के साथ क्या आता है? डज आई थिंक नहीं आता, क्या लगेगा? डू आई ईच फर्स्ट फॉर्म, ईच मील ऑब्जेक्ट हो गया, और लास्ट में कौन सा मील? एट नून। क्या मैं दोपहर को खाना खाता हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये 3 सेंटेंस हो गए। चौथे का आप डायरेक्ट बना लें। फर्स्ट वन क्या है? वो बैंक में काम करते हैं। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? क्या वो बैंक में काम करते हैं? देखिए ना, एक से ज़्यादा हैं तो डू, फिर सब्जेक्ट फार्मूला कह रहा है तो डू दे, और आगे फर्स्ट फॉर्म डू दे वर्क, और लास्ट में ऑब्जेक्ट डू दे वर्क इन बैंक। तो ये हो गया। बहुत ईजी है। अगर आप थोड़ा सा भी इसमें माइंड यूज़ करें तो आपको थोड़े से टाइम में ये टेंस समझ आ जाते हैं। एक्चुअली जितने 12 टेंसेज हैं, लेकिन इसमें जो फर्स्ट 2 टेंसेज हैं इनमें कुछ रूल्स ज़्यादा हैं। कभी देखें ना, जब हमने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है तो उसमें क्या था? पास्ट इंडेफिनिट में ये था कि उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं था। यहाँ स्टार्ट किए तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका था कि सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म लगाई जाती है और फिर ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए, जब हम इसका नेगेटिव बना रहे थे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हमें लगाना पड़ा था। तो सोचना पड़ता है कि हेल्पिंग वर्ब आप कौन सा पुट करेंगे, इसलिए ये वाला टेंस थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। और दूसरा काम हम क्या कर रहे होते हैं कि सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव सेंटेंसेस में होती है, नेगेटिव में हम उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है। और ये ऐसा ही कुछ सीन यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में है कि इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें वर्ब के साथ एस और एस का इजाफा होता है कभी कभी और कभी कभी नहीं होता। और अगर एस और एस का एडिशन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हो तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एस एस का इजाफा नहीं होता। तो इसमें ये रूल था। तो फर्दर ये था कि अगर सिंगुलर हो, ही शी इट हो, तो उसके साथ वर्ब जो आगे लगा हुआ होता है उसके साथ एस और एस का इजाफा होता है। अगर आई हुई यू दे या कोई प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगता। फर्दर नेगेटिव बनाने का क्या तरीका सीखा है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और प्लस इसमें हम 2 हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करवाते हैं, डू और डज। डू कब लगेगा? डू उन सब्जेक्ट के साथ लगेगा जिनके साथ एस और एस ऊपर आपने नहीं लगाया हुआ। और डज कहाँ पर लगेगा? जिनके साथ वर्ब के आखिर में एस और एस का इजाफा होता है। शी के साथ होता है तो डज नॉट, अहमद अकेला है तो डज नॉट, ही वो एक, डज नॉट, आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट, यू डू नॉट। अली एंड अहमद क्या बनेगा? देखें ना, ये ग्रामर का क्वेश्चन भी है। अली एंड अहमद क्या बनेगा? डैश नॉट प्ले, ये नहीं खेलते, तो क्या लगेगा यहाँ पर? डू या डज। देखें, अली एंड अहमद ये प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, अली और अहमद ये 2 हो गए हैं, तो प्लूरल के लिए क्या लगेगा? डू। ओके, लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखूं, अली और अहमद, और का मतलब होता है या, इन 2 में से एक, तो अब 2 नहीं है यहाँ पर, कितने हैं? एक, या अली या अहमद, नॉट प्ले। यहाँ पर एक है तो एक सिंगुलर के लिए क्या लगता है? डज। ये ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसे कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
ये जो वर्ब आएगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो जो डू आ रहा है वो अली एंड अहमद की अकॉर्डिंग आ रहा है। इसमें टू यूज़ हो रहे हैं, अली और अहमद, तो डू आ गया है। नीचे वाले में और का मतलब है कि इन दोनों में से आप ए को लेंगे, तो यहाँ पर डज का हम यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फर्स्ट टू टेंसेस में उसकी क्या पहचान थी? पास्ट इंडेफिनिट में था कि अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से ऑनवर्ड जितने भी टेंसेस होंगे उनमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, तो ये थोड़ा और इजी हो गया। जितनी भी टेंसेस आगे होंगी उनमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। तो कैसे पता चलेगा कि जो हम उर्दू में जुमला बोल रहे हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट का है या वो पास्ट इंडेफिनिट का है या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? तो ऐसे कि उर्दू जुमले के उर्दू सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा? गा, गे, गी। जैसे कि वो स्कूल जाएगा, वो टेस्ट पास कर लेगा, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में या गा आएगा या गी आएगी या गे आएंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या मेथड है? सबसे पहले हमेशा सब्जेक्ट लगेगा एज यू नो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेंगे विल या शैल, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो पहला सेंटेंस क्या है? वो टेस्ट पास कर लेगा। इसमें कौन है सब्जेक्ट? टेस्ट कौन पास करेगा? वो। तो वो की क्या इंग्लिश है? ही। सब्जेक्ट के बाद फार्मूला क्या कहता है? क्या लगाना है? विल या शैल। तो यहाँ पर ही के साथ विल लगेगा। तो हम यूजुअली आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकी तमाम के साथ विल लगाते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में शेल का इस्तेमाल जो है वो टेंसेस में नहीं किया जाता, सब के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ओके, ही विल फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या है? पास करने की फर्स्ट फॉर्म पास ही है, ही विल पास। और ऑब्जेक्ट वो किस चीज़ पर काम कर रहा है? टेस्ट पर, तो ही विल पास द टेस्ट। हम क्रिकेट खेलेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? वी। देखिए आपने कुछ भी नहीं सोचना, आपको जो फार्मूला क्या है वो आपने पुट कर देना है। ओके, वी। तो चलें आई वी के साथ शेल लगाते होते हैं। फॉर द टाइम बिंग आप शेल यूज़ कर दें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि शेल कब लगते हैं और विल कब लगते हैं। अभी के लिए आप इतना याद कर लें कि आई और वी के साथ शेल लगाएंगे और बाकी सब के साथ विल लगाएंगे। वी शेल क्रिकेट खेलेंगे, शेल के बाद फर्स्ट फॉर्म, खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्ले। वी शैल प्ले। और किस पे काम किया जा रहा है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। वी शैल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट क्या है? सलीम आम खाएगा, तो सब्जेक्ट सलीम, सलीम के साथ विल लगेगा, नाम जो भी होगा विल लगेगा। आगे फर्स्ट फॉर्म, तो कौन सा वर्ब है? खाना। खाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? ईट। सलीम विल ईट आम, तो मैंगोज। ओके, अब ये खुद ही आप बना सकते हैं। मैं कल और जाऊँगा, सब्जेक्ट आई शैल, आगे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, जाने की फ़र्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। आई शैल गो, और ऑब्जेक्ट लाहौर। आई शैल गो टू लाहौर। एक और वर्ड भी यहाँ पर है कल, तो कल किसे कहते हैं? टुमारो। आई शैल गो टू लाहौर टुमारो। तो देखिए ना कितना इजी है सेंटेंस बनाना, अगर आपको फार्मूला पता है कि ये पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट कि ये टेंस है कौन सा। तो आखिर में अगर उर्दू सेंटेंस के आखिर में गा गे गी आ जाता है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, और फ्यूचर इंडेफिनिट बनाने का फार्मूला ये है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट, अब देखें अगर एक सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपने जस्ट ये करना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगा देना है। तो पहला क्या बनेगा? वो टेस्ट पास कर लेगा। नेगेटिव क्या बनेगा?
वो टेस्ट पास नहीं कर लेगा। नहीं कर लेगा। तो जस्ट वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही विल पास द टेस्ट, क्या बन जाएगा, ही विल नॉट पास द टेस्ट। सो सिंपल। यहाँ पे पहले मैं फार्मूला भी आपको लिख देता हूँ। फार्मूला क्या बनेगा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, नेगेटिव में भी हमेशा स्टार्ट में सब्जेक्ट आता है, प्लस विल शेल था तो क्या बन जाएगा, विल नॉट या शेल नॉट, प्लस फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगी, और प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ओके तो सेकंड का क्या बनेगा जी, जो सेकंड नंबर पे सेंटेंस था, हम क्रिकेट खेलेंगे, नेगेटिव क्या बनेगा, हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वी, तो वी के साथ मैंने शेल लगाया था, वी शेल। नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और आगे वही फर्स्ट फॉर्म, वी शेल नॉट प्ले क्रिकेट। अब मैं उर्दू का सेंटेंस नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट करने लगा। सेंटेंस नंबर 1, 2 एंड नाउ 3। तीसरा क्या सेंटेंस है, असली माम खाएगा, नेगेटिव क्या बनेगा, असली माम नहीं खाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल, और आगे नॉट लगाना है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे मैंगोज, सलीम विल नॉट ईट मैंगोज। लास्ट क्या था, मैं कल लाहौर नहीं जाऊंगा। सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब हमने क्या यूज़ किया था, शेल, आगे नॉट, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाना, गो, आई शैल नॉट गो टू लाहौर, कब, टुमारो। ये नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। ओके इसकी बात है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका, क्या ट्रिक है, फार्मूले में क्या करते होते हैं, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए। जब कभी सवालिया जुमला बनाना हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आए। तो विल शेल, फिर प्लस सब्जेक्ट, प्लस सेम फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो इंटरोगेटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, जैसे क्या वो कल स्कूल नहीं जाएगा, तो उसका तरीका क्या है वो मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। विल ही नॉट गो टू स्कूल, तो उसमें जो नॉट होता है वो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। ठीक है तो फर्स्ट क्या था जी, क्या वो, अब इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वो टेस्ट पास कर लेगा, वो टेस्ट पास कर लेगा। तो इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या वो टेस्ट पास कर लेगा। वो, तो वो मैं और हम तो नहीं है, तो विल लग जाएगा, विल और आगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो की इंग्लिश बनेगी ही, आगे फर्स्ट फॉर्म, पास करने की फर्स्ट फॉर्म पास, विल ही पास, और ऑब्जेक्ट किया है टेस्ट, विल ही पास द टेस्ट, और साथ में इंटरोगेटिव मार्क।
तो सिंपल हम क्रिकेट खेलेंगे, इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या हम क्रिकेट खेलेंगे। सॉरी, इंटरोगेटिव मार्क, क्या हम, तो हम इंग्लिश वही होती है, वही के साथ हम क्या यूज़ कर रहे थे, शेल। शेल, आगे सब्जेक्ट वही, और आगे फर्स्ट फॉर्म, खेलने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले। शैल वी प्ले, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। शैल वी प्ले क्रिकेट, इंटरोगेटिव मार्क। ओके, थर्ड सेंटेंस क्या था, सलीम क्या सलीम आम खाएगा, विल सलीम, जो भी नाम आएगा आपने विल लगाना है, सिंपल आई और वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल सलीम ईच मैंगोज। अब नेक्स्ट सेंटेंस था, क्या मैं कल लाहौर जाऊंगा, सॉरी मैं कल लाहौर जाऊंगा। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं कल लाहौर जाऊंगा, मैं था या वो था, मैं था। तो आई के साथ क्या आता है, शेल, शेल आई, आगे फर्स्ट फॉर्म गो, और आगे ऑब्जेक्ट टू लाहौर। एक और साथ लफ्ज़ भी था कल, तो साथ में हम यूज़ करेंगे टुमारो। देखिए ना टेंसेस कितने ईजी हैं, ऐसे ही हमने अपने सर पे ये वॉइस ओवर किए होते। इंटरोगेटिव मार्क, शैल आई गो टू लाहौर टुमारो। ओके, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो गया। नेगेटिव बनाने का भी क्या आसान तरीका है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएँ तो वो इंटरोगेटिव बन जाएगा। ओके जी, चौथे नंबर पर है पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, यानी कि अगर कोई काम पास्ट में गुजरे हुए वक्त में हो रहा हो, एक ख़ास टाइम में पास्ट में हो रहा हो, तो उस टेंस को पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस कहा जाता है। जैसे कि वो स्कूल जा रहे थे, मैं अपना काम कर रहा था, वो कपड़े सिलाई कर रही थी, हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे। तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी। अब देखें, कोई भी कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है तो पहचान क्या है कॉन्टीन्यूअस की टेंस की, क्या पहचान होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसमें हमेशा लगता है कोई भी कॉन्टीन्यूअस का टेंस है तो उसमें लगा होगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बनता है कि सर ठीक है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया तो वो कॉन्टीन्यूअस हो गया, लेकिन कॉन्टीन्यूअस के तो 3 टेंसेज हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा कि वो कौन सा कॉन्टीन्यूअस है। अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर लगा हुआ है तो वो पास्ट कॉन्टीन्यूअस, अगर इज एम आर लगा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, अगर विल बी शेल बी लगा हुआ है तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस। तो हम पास्ट कॉन्टीन्यूअस की अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका देखते हैं। क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस कॉन्टीन्यूअस का और इससे जो अगले 2 कॉन्टीन्यूअस के टेंसेज हैं फार्मूला सेम रहेगा, हम जस्ट किसको चेंज करेंगे, वी विल चेंज द हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, वाज वर्क को काट के हम कोई और लगा देंगे। अच्छा, ये वाज वर्क का क्या चक्कर है, वाज कब लगेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, अकेला हो, जैसे कि ही शी इट आई अली अकरम काशिफ वगैरह वगैरह, उनके साथ वाज लगेगा। और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि वी यू दे हम, तो इसके लिए क्या लगेगा, वर। था और थी का मतलब होता है वाज, थे और थी का मतलब होता है वर। तो देखते हैं जी सेंटेंस देखते हैं, वो पार्टी पे जा रहा था, तो सब्जेक्ट क्या है, फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट बन गया वो, यानी कि ही एक लड़के के लिए होता है, शी एक गर्ल के लिए होता है, इट ए नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है, और दे प्लूरल के लिए यूज़ किया जाता है, थर्ड पर्सन के लिए। ही की बात क्या लगाना है, वाज या वर। देखिए ही का मतलब वो एक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, ही वाज। आगे फर्स्ट फॉर्म में किसकी बनती है, वर्ब की। तो अब चेक करेंगे इसमें कौन सा वर्ब है, कौन सा काम हो रहा है, वो पार्टी पे जा रहा, यानी कि जाना, जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। फर्स्ट फॉर्म के आगे हमने आईएनजी का एडिशन कर दिया तो ये बन जाएगा गोइंग, ही वाज गोइंग। एंड लास्टली वी नीड टू पुट ऑब्जेक्ट, वो किस पे काम कर रहा था, वो किस चीज़ पे काम कर रहा था, कहाँ जा रहा था, पार्टी पे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, पार्टी, ही वॉज गोइंग टू द पार्टी।
ये जो टू होता है ये प्रेपोजिशन होता है, द आर्टिकल होता है। ये मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ाया हुआ है, आप वो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं। हम घर का काम कर रहे थे, तो यहाँ पर ये थे आएगा। तो सब्जेक्ट क्या है जी, हम की इंग्लिश क्या होती है, वी प्लूरल है तो साथ में वर आ जाएगा, वी वर। काम कर रहे थे, घर का काम, यानी कि आप एक स्कूल का एक बच्चा है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो घर के काम को क्या कहते हैं, होमवर्क। करने को क्या कहते हैं, डूइंग। वी वर डू फर्स्ट फॉर्म डूइंग, वी वर डूइंग होमवर्क। वो कपड़े सिलाई कर रही थी, अब फीमेल है तो शी आ जाएगा। शी एक सिंगुलर है तो साथ में क्या लगेगा, वाज। शी वाज। सिलाई करने को फर्स्ट फॉर्म लगानी है हमने, सिलाई करने को क्या कहते हैं, सियो। ING लगाएंगे, क्या बन जाएगा, सीविंग। शी वाज सीविंग, कपड़े सिलाई करना, सीविंग द क्लोथ्स। तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंसेस, बहुत ईजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप वाज वर लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, बहुत इजी है कि जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, आपने हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगा देना है और उसमें कोई चेंज नहीं आएगी सेंटेंस में। पहला सेंटेंस क्या था, वो पार्टी पे जा रहा था। नेगेटिव क्या बनेगा, वो पार्टी पे नहीं जा रहा था। पार्टी पे जाने की इंग्लिश क्या थी, वॉज गोइंग टू पार्टी। तो वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो साथ में क्या लग जाएगा, नॉट। ही वॉज नॉट गोइंग टू पार्टी। देखिए मैंने जस्ट वॉज के बाद नॉट लगा दिया, कितना इजी है। हम घर का काम नहीं कर रहे थे, हम वही के साथ ऊपर हमने वर लगाया हुआ है, वी वर। अब यहाँ पे नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। वी वर नॉट, आगे वही फर्स्ट फॉर्म ING डूइंग होमवर्क, वी वर नॉट डूइंग होमवर्क। वो कपड़े सिलाई नहीं कर रही थी, तो क्या था सेंटेंस, क्या था, शी वॉज सीविंग द क्लोथ्स। नहीं कर रही थी, शी वॉज, साथ में क्या लग जाएगा, नॉट। शी वॉज नॉट सीविंग द क्लोथ्स। सिंपल। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। तो इंटरोगेटिव के लिए आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे, वॉज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि जो देखें ना, इधर क्या सेंटेंस है, इससे भी ऊपर अफर्मेटिव भी आ जाए, शी वॉज सीविंग द क्लोथ्स। इंटरोगेटिव क्या बनेगा, इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के आप इधर रख दें, तो क्या बन जाएगा, वॉज शी सीविंग द क्लोथ्स। इसमें वर्क उठा के स्टार्ट में रख दें, वर वी डूइंग होमवर्क, इस वाज को शुरू में लें, क्या बन जाएगा, वाज ही गोइंग टू द पार्टी। तो क्या वो पार्टी पे जा रहा था, क्या वो, एक है तो वाज ही। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है हमने, फर्स्ट फॉर्म, यानी कि फर्स्ट फॉर्म गो, ING लगाएंगे तो गोइंग, वाज ही गोइंग वेयर, वाज ही गोइंग टू पार्टी। आगे क्या, हम घर का काम कर रहे थे, हम ज़्यादा हैं तो वर वी डूइंग होमवर्क। एंड लास्ट, क्या वो कपड़े सिलाई कर रही थी, एक है तो वाज, सब्जेक्ट शी, वाज शी सीविंग द क्लोथ्स, और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क लगाना है फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो ये पास्ट कंटिन्यूस हो गया। दोबारा देख लें, अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कैसे बनेगा, वाज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, वाज वर्ब को स्टार्ट में ले आएंगे। तो दिस वाज द मेथड ऑफ मेकिंग sentences of past continuous tense. Our next tense is a present continuous tense.
तो मैंने क्या बोला था कि फार्मूला सेम रहेगा, हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई काम मौजूदा ज़माने में करंट टाइम में हो रहा हो, कंटिन्यू हो, तो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, तो ये कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस है क्योंकि ये भी चल रहा है काम। तो उर्दू सेंटेंस में क्या होता है कि उर्दू सेंटेंस के जो आखिरी अल्फाज होते हैं वो ये होते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रही हो। कैसे? वो स्कूल जा रहा है, वो स्कूल जा रही है, वो स्कूल जा रहे हैं, तुम स्कूल जा रहे हो, तुम स्कूल जा रही हो। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, मेथड बहुत इजी है। क्या जी? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ होंगे, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। कोई भी कंटिन्यूस है फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी वर्ब के तौर पे यूज़ होगा। और यहाँ पर चूँकि प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर कहाँ पे इज लगेगा, कहाँ पे एम लगेगा, कहाँ पे आर लगेगा? तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, आई एम, ही, शी, इट, असलम, बुक, या कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ इज लगेगा। सिंगुलर का मतलब होता है एक, वी, यू, दे, बुक्स, पेन्स, ये क्या है? ये एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल हैं। तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ क्या लगेगा? और सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ इज लगेगा, और आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ओके जी, वो खाना खा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लगाना होता है? सब्जेक्ट, खाना खा रहे हैं। अब देखें आखिरी वर्ड्स जो हैं रहे हैं वो शो कर रहा है कि ये एक से ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं तो दे लगेगा। नेक्स्ट इज़ एम आर, दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ आर, दे आर। आगे फर्स्ट फॉर्म, कौन सा काम हो रहा है? खाना, खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट होती है, आई एन जी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ईटिंग, दे आर ईटिंग, खाना। अब क्लियर नहीं है कि रात का खाना है या दिन का खाना है, तो हम उसे क्या कहेंगे? मील, दे आर ईटिंग मील। मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ, सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई के साथ बताया था हमेशा एम लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। आगे अब पढ़ाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, और साथ में आई एन जी, आई एम टीचिंग द क्लास। तो टीच की फॉर्म्स आपको आती हूँ, टीच, टॉट, टॉट होता है, ठीक है। कुछ बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ये कहते हैं टीच, टीच्ड और टीच्ड, ऐसा नहीं है जी। टीच, टॉट, टॉट। वो कपड़े सिलाई कर रही है, रही है तो शी के साथ इज लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिलाई की क्या होती है? स्यू, आई एन जी लगाएंगे, शी इज स्यूइंग द क्लॉथ्स। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का क्या वे था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगा दें। कोई भी हेल्पिंग वर्ब इज हो, इज नॉट हो जाएगा, एम हो, एम नॉट हो जाएगा, आर हो तो आर नॉट हो जाएगा। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस क्या था? दे आर ईटिंग मील, तो आर के बाद सिंपली आप नॉट लगा दें, इट विल बिकम दे आर नॉट ईटिंग मील। मैं क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं, सब्जेक्ट आई के साथ एम, आगे नॉट, नॉट एक एडवर्ब होता है, आई एम नॉट टीचिंग, टीच फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, नॉट टीचिंग द क्लास। देखें प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट के बाद मैंने जितने भी टेंसेस पढ़ाए हैं आपको, तो जब हम अफर्मेटिव से नेगेटिव या इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो वर्ब की फॉर्म में कोई चेंज नहीं आ रही, ठीक है। जस्ट जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करते हुए सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आगे किसी टेंस में वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं किया जाता। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वो कपड़े सिलाई नहीं कर रही है, शी इज आएगा, शी इजंट सीविंग।
द क्लॉथ्स। ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या तरीका बताया था? जो हेल्पिंग वर्ब होगा आप उसको स्टार्ट में ले आएँ, यानी कि इज़ एम आर, इसमें से जो भी होगा वो स्टार्ट में आ जाएगा। क्या वो खाना खा रहे हैं? इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में पहले लिख देता हूँ। पॉजिटिव क्या बना था? दे आर ईटिंग मील। तो इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? आप आर को स्टार्ट में ले आएँ, इट विल बिकम आर दे, और आगे सेम ईटिंग मील, और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क। देखिए फार्मूला क्या कह रहा था? इस एम आर में से कोई एक लगाए, मैंने आर लगा दिए। फार्मूले ने सब्जेक्ट का है, मैंने दे लगा दिए। फार्मूले ने फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का है, मैंने ईटिंग लगा दिए। ऑब्जेक्ट पूछे तो मैंने मी लगा दिए। तो देखिए मैंने अपने पास से कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे अपने माइंड से कुछ भी नहीं लिखा, जो फार्मूले ने बोला है मैंने उसके अकॉर्डिंग लिख लिए। नेक्स्ट है क्या? मैं क्लास को पढ़ा रहा हूँ। ये अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था? आई एम टीचिंग द क्लास। तो इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? आई एम था, एम आई हो जाएगा, एम आई टीचिंग द क्लास। क्या वो कपड़े सिलाई कर रही है? इज़, शी के साथ इज़ होता है। इज़ शी सीविंग द क्लोथ्स। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गए। सिंपल था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आप इज़ एम आर लगा देंगे। इज़ का मतलब होता है, आर का मतलब होता है हैं, और एम का मतलब होता है हूँ। ओके, पहचान मैंने आपको बताई थी, रहा है, रही है, रहे हैं। बाकी बहुत इजी है। आपको अगर फार्मूला आता है तो आप जितना मर्ज़ी लेंथी सेंटेंस हो आप उसकी इंग्लिश बना सकते हैं, बट आपके कंसेप्ट क्लियर हो। ओके जी, लास्ट हमारे पास छठे नंबर पे टेंस है फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस। हम ये क्लास 6 टेंसेस तक इसको लिमिट करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, और जो बाकी 6 टेंसेस बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो एक दिन में आप 6 टेंस करें, उनको सही करके अंडरस्टैंड करें, और 6 फिर नए दिन कर लें। ठीक है, बहुत ईजी हैं। जो नेक्स्ट 6 हैं वो तो बहुत ईजी हैं, इनसे भी ईजी हैं। तो टेंसेस ईजी हैं, बस आप उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे से पढ़ें। अब बच्चे करते क्या हैं कि वो एक दिन में जस्ट एक टेंस करते हैं, तो वो टेंसेस के बिटवीन में जो रिलेशन है, जो एक्सेप्शंस हैं, यानी कि क्या क्या रूल चेंज हो रहे होते हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहे होते हैं, तो वो उसको ग्रेस्प नहीं कर पाते। तो इसलिए एटलीस्ट 6 टेंसेस पर डे आप पढ़ें। ओके जी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि अगर किसी भी काम का करना या होना आने वाले ज़माने में जारी रहना पाया जाए, यानी कि आपको अगर एक पता है कि काम है वो आने वाले टाइम में एक ख़ास टाइम में चल रहा होगा, जारी होगा, तो उसे हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। यानी कि आपको पता है कि कल मैं इस टाइम जो है ना पढ़ रहा हूँगा, तो मैं पढ़ रहा हूँगा, ये कौन सा हो गया? ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हो गया। 2 दिन के बाद बारिश हो रही होगी, हम खाना खा रहे होंगे। ठीक है, तो उर्दू सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी। ओके, तो अगेन देख लें, फ्यूचर इंडेफिनिट में गा गे गी था, अब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आ जाएगा। ये रहा का साथ में एडिशन हुए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का क्या मेथड है जी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट विल बी और शैल बी, दिस लाइन मीन और, दिस लाइन स्टैंड्स फॉर दिस स्लैश और, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। देखें फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी अभी भी आ रही है क्योंकि कंटिन्यूस का टेंस है, साथ में विल बी और शैल बी लगा देंगे। ओके, आई और वी के साथ शैल बी,
बाकी सब के साथ विल बी। वो स्कूल जा रहे होंगे। यहाँ पर देखें एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो दे आ जाएगा। दे के साथ विल, दे विल बी। फर्स्ट फॉर्म जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो। दे विल बी गो इन वेयर? टू स्कूल। हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। हम सब्जेक्ट क्या हो गया? वी के साथ हम शैल भी लगाएंगे। वी शैल बी। फर्स्ट फॉर्म तैयारी करने को क्या कहते हैं? प्रीपेयर। वी शैल बी प्रीपेयरिंग। स्टडी भी कह सकते हैं। प्रिपेयरिंग फॉरवर्ड, किस चीज़ की प्रिपरेशन? एग्ज़ाम की। फॉर एग्ज़ाम्स। ओके। काशिफ फिल्म देख रहा होगा तो सब्जेक्ट हमारा ये काशिफ हो गया। इसके साथ विल भी। देखना, देखने को क्या कहते हैं? फिल्म को वॉच कहेंगे। फिल्म देखने को वॉचिंग। अब आपको सोचना चाहिए कि देखने को सी का मतलब ही देखना होता है, लुक का मतलब ही देखना होता है, वॉच का मतलब ही देखना होता है। तो कब हम सी का इस्तेमाल करेंगे, कब लुक का इस्तेमाल करेंगे, कब वॉच का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सोचें, आप कहीं सर्च करेंगे इनका क्या मतलब है। काशी विल बी वॉचिंग अ फिल्म। ओके। तो बाकी नेगेटिव मेथड से एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेगेटिव कैसे बनेंगे? यहाँ पर देखें दो वर्ड हैं, विल बी। नेगेटिव बनाने के लिए जो नॉट हम पुट करेंगे वो इन दो के दरमियान में करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नेगेटिव बनाने के लिए जो हम नॉट पुट करते हैं वो शेल और बी के दरमियान में पुट करेंगे या विल और बी के दरमियान में पुट करेंगे। ओके। तो नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका। द मेथड ऑफ मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस विल बी था तो भी क्या हो जाएगा? विल नॉट बी या शेल नॉट बी। आगे वही है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी। जाने की फर्स्ट फॉर्म गो एंड ING। दे विल नॉट बी गोइंग। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? टू स्कूल। हम इम्तिहान की तैयारी नहीं कर रहे होंगे। कौन हम? सब्जेक्ट क्या हो गया? वही के साथ शैल लगता है। अभी बी नहीं लगाएंगे, पहले क्या लगेगा? नॉट। वी शैल नॉट बी प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स। काशिफ फिल्म नहीं देख रहा होगा। काशिफ सब विल लगेगा। विल नॉट बी। देखने की फर्स्ट फॉर्म वॉच, ING लगाएंगे तो वॉचिंग अ फिल्म। ओके। अभी इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव के लिए क्या करेंगे? ये जो हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी, उसमें से पहले वाला जो है उसको स्टार्ट में ले आएंगे। यानी कि विल बी में से किसको स्टार्ट में ले आएंगे? विल को। और शेल बी में से शेल को। तो सेंटेंस का फार्मूला क्या बनेगा? विल शेल प्लस सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद बी लगेगा। फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या वो स्कूल जा रहे होंगे? तो वो का मतलब दे है। तो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि दे के साथ क्या लगेगा? विल दे। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है? बी। इसको मिस नहीं करना, काफ़ी बच्चे भी इधर बी को मिस कर जाते हैं। विल दे बी, आगे फर्स्ट फॉर्म जाना गो ING। विल दे बी गोइंग टू स्कूल इंटरोगेटिव मार्क। क्या हम इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे? हम वी के साथ क्या लगता है? शेल वी, आगे बी और फर्स्ट फॉर्म प्रिपेयर। शेल वी बी प्रिपेयरिंग और ऑब्जेक्ट क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम।
क्या काशिफ फिल्म देख रहा होगा? तो नाम है तो नाम के साथ विल लगेगा, विल काशिफ। सब्जेक्ट के बाद बी, और देखने की फर्स्ट फॉर्म वॉच, ING। विल काशिफ बी वॉचिंग अ फिल्म। आखिर में क्या हो जाएगा? इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। तो मैं कंटिन्यूस को एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ कि कोई भी कंटिन्यूस का टेंस होगा तो कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है? ING। थोड़ा सा और डिटेल में जाएँ तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपको देखने को मिलेगा। ओके, अब इस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING के पीछे जो हेल्पिंग वर्ब है वो अगर वाज वर हो जाए तो पास्ट कंटिन्यूस, अगर वो इज़, एम, आर ये हो जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, और अगर विल बी या शैल बी हो जाए तो फ्यूचर कंटिन्यूस। ओके, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे। ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ही इज़ नॉट गोइंग टू स्कूल, ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आ जाएंगे। वाज ही गोइंग टू स्कूल, इज़ ही गोइंग टू स्कूल, विल ही बी गोइंग टू स्कूल। लेकिन बहुत ईजी है, ठीक है। तो ये 6 टेंसेस पूरे हो गए हैं। आप इनको रिवाइज़ करें, इनकी फार्मूला आप दोबारा लिखें, नोटबुक पे लिखें। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव के, इंटरोगेटिव के 1-2 दिन इनको सही करके रीड करें। 10-12 सेंटेंसेस लें और उनके पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बनाएं और नेगेटिव भी बनाएं और इंटरोगेटिव भी बनाएं। तो इस तरीके से आपको टेंसेस कभी भी नहीं भूलेंगे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट हो। तो अपने आप को सेल्फ लिमिटाइज ना किया करें। टेंसेस बहुत ईजी हैं। बच्चों की इंग्लिश राइटिंग में टेंसेस की बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं, ये मुमकिन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज टेंसेस आर सो ईजी। मुझे अगेन कहना पड़ रहा है कि टेंसेस ईजी हैं। तो अपना टाइम वेस्ट ना किया करें। इंग्लिश इतनी एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज को सीखा जा सकता है। तो हमने ऐसे इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है कि ये डिफ़िकल्ट है, ये है, वो है। बट इंग्लिश लैंग्वेज डिफ़िकल्ट नहीं है। कुछ रूल्स हैं, आप वो रूल्स याद कर लें तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी। ओके, तो एक और चीज़ की इंग्लिश स्पीकिंग और चीज़ होती है, इंग्लिश रिटन इंग्लिश या ये इंग्लिश ग्रामर होती है वो और चीज़ होती है। तो स्पीकिंग में ग्रामर का इतना रोल नहीं होता। लाजिम नहीं है कि आपको इंग्लिश ग्रामर आए तो आपको स्पीकिंग आएगी। जो इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं उनको ग्रामर नहीं आती होती, बहुत कम आती होती है। तो इंग्लिश स्पीकिंग एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी हम किसी दिन डिस्कस करेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में 7वें टेंस के साथ। अब इसको रिवाइज़ करें। तब तक के लिए बाय बाय, विश यू गुड लक।